खिंच गया देखिए। दिनेश जी 1995 में जून में जुलाई में और अगले महीने एक भी आप तो पूरे दुनिया का ही चार तक हुई थी। सितंबर 18 अगस्त चलो भाइयों धन्यवाद। बादड़ा की तरफ देख रहे हैं जी, हमें ये बरसात हो जा पेंट लगाया एक बारिश कराने हमारे वो तीसरा बोला जी थे तो बड़ा ये होता है कि भाई काम कराना मिले लिख के दे दो देख लेना लिख के दे दे। और एक हमारे प्रोफेसर केदार थे तो वो काफ़ी सीनियर नेता थे अपने समाज ने और एक एप्लीकेशन लिख दी श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय मेरा विवाह कराया जाए। नीचे लिख दिया भौजी केदार शर्मा प्रोफेसर केदार शर्मा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत के इरादे से जीत के संकल्प के साथ आगे बढ़ी है। हरियाणा की 30 जून को पूरे प्रदेश की एक विस्तृत कार्य समिति में जिसमें गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला था और उन्होंने पूरा एक रोड मैप दिया है। उसके बाद महेंद्रगढ़ के बीसी सम्मेलन से इसको ताकत मिली। हरियाणा के जीत को सुनिश्चित करने के लिए हमने 2-3 तरीके से इसकी कवायद शुरू करी है और उसमें पहला और प्रामाणिक काम है कि लोकसभा की समीक्षा के बाद जो कमियां उस दौरान रही उनको दुरुस्त करते हुए सबसे पहले धरातल पर अपने संगठन की पुष्टि का काम करें, जिसमें हमने जिलों में बड़ी कार्य समिति और छोटे समूह के साथ समग्र चर्चा और इसी सिलसिले में कल सोनीपत में और आज रोहतक में और आने वाले समय में कल नूह में, उसके बाद पंचकुला अंबाला करनाल कुरुक्षेत्र, इन सब हलकों में मैं जाऊंगा, जिलों में समग्रता से बात करूंगा। काफी कुछ चीजें कार्यकर्ताओं ने सकारात्मक रूप से बताई हैं, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एक चर्चा होती थी कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। हमने लोकसभा में भी कांग्रेस के वेग को रोका और विधानसभा में हमने कांग्रेस से बढ़त पाई। 2019 में जहां हमारी 40 विधानसभा जीते हम लोग, इस बार 44 पे पार्टी ने बढ़त ली है। इतनी प्रतिकूलताओं के बाद मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जो हरियाणा के बुनियादी विकास का काम हुआ, लोगों का उस पर भरोसा है। केंद्र के जरिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हरियाणा में हुआ, उसके कारण लोगों में एक अच्छी सकारात्मक चर्चा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा की पार्टी का कार्यकर्ता एक बार फिर से परिश्रम करेगा और उस पराक्रम के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सिलसिला शुरू हुआ है। आने वाले समय में हम लोगों के मोर्चों के जरिए भी, क्योंकि कल एक बड़ा आयोजन सोनीपत में प्रदेश भर के युवा मोर्चा का हुआ है, बड़ी कार्य समिति हुई है। 21 तारीख को महिला मोर्चा का बड़ा आयोजन गुड़गांव में है। कुल मिलाकर सारे मोर्चों को भी एक टास्क दिया है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को एक्टिवेट किया है और एक बार फिर से मंडल से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ताओं की सक्रियता का अभियान हम लोगों ने चलाया है। देखिए, मेरे ख्याल से अब उन्होंने कैंपेन जरूर चलाया है और अमित शाह जी ने खुले तौर पर उनको कहा है कि आपसे तो हिसाब हम मांगेंगे। वो उनका एक पॉलिटिकल कैंपेन है, लेकिन उसी मंच पर ऐसे 5 सरपंचों को मंच पर बुलाकर एक एक पंचायत में 15-15 करोड़ के कामों की सूची उनको पेश की गई, उनको दी। मुझे लगता है कि ये केवल पॉलिटिकल लैंग्वेज है बापू बेटा की, हकीकत कुछ और है। यदि ऐसा ही होता तो हरियाणा में बहुत सारी चीजें थी, 152D फिर उडाजी बनाते, फिर हम क्यों बनाते, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते भारत की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, मुझे कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहा था कि सकारात्मक रूप से कौन सी चीजें हैं, जल जीवन मिशन से लेके उज्ज्वला, आयुष्मान से लेके तमाम ऐसी बातें बताई जिससे हरियाणा के जनमानस का भला हुआ है।
वो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे, राजनीतिक बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हिसाब किताब हरियाणा की जनता चुनाव में करेगी। हम तो 10-10 वर्ष का हिसाब मांगेंगे, वो हमसे 10 का मांग रहे हैं, हम भी उनके पीछे का 10 का मांग रहे हैं कि उन्होंने कौन से तीर मारे थे वो बता दें और हमने क्या किया था हम बता रहे हैं। पब्लिक डोमेन में है, छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है। पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कहीं भी डिबेट करने के लिए, तर्क करने के लिए तैयार है। वो 10 साल में उन्होंने हरियाणा के लिए क्या किया वो बता दें और हमने 10 साल में क्या किया हम बता दें। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की स्थिति थी हरियाणा में और अब तक आप क्या ऐसी कमी देख पा रहे हैं जिसको दुरुस्त किया जा रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजों की चर्चा होती थी और बहुत मुद्दों की भी चर्चा होती है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा जनमानस था। इतना जरूर था कि 14 और 19 जैसी परिस्थितियां पोलिंग बूथ पर नहीं थी। हमें और ज्यादा प्रयास करते तो बीजेपी के वोटों की कमी नहीं थी। यदि छोटी छोटी चीजों का जिक्र करें, जैसे सोनीपत की सीट हम जीत सकते थे, थोड़ा बहुत प्रबंधन की और थोड़ी सी हमारे अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की हमारी कमी रही। और मुझे लगता है कि कोई कांग्रेस के प्रति लोगों का प्रेम नहीं उमड़ा था, कोई कांग्रेस के प्रति लोगों का बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस को लाने के लिए आतुर हैं। कांग्रेस का विरोध जो पहले था वो आज भी है, व्यक्तियों का विरोध जो पहले था वो आज भी है। हमने कुछ चीजें इंटरनली डिस्कस भी की और उसको दुरुस्त करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत 3 सीटें तो ऐसी थी जो हमें जीती जा सकती थी, वो केवल मैनेजमेंट की और उससे जुड़ी हुई चीजें थी जो हमने दुरुस्त करी। भूपेंद्र पवार को अरेस्ट किया है ईडी ने और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप ईडी का गलत इस्तेमाल। देखिए, मुझे लगता है कि जितनी संस्थाएं हैं उसमें कांग्रेस पार्टी और विरोधी लोग बीजेपी पर ये इल्जाम जरूर लगाते हैं, लेकिन ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और बिना तथ्यों और प्रमाण के चुनाव एक संयोग हो सकता है, लेकिन वो रणनीति का हिस्सा नहीं है। इन सारी एजेंसियों को तार्किक रूप से तय तक पहुंचते पहुंचते प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर समय लगता है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है। ये पूरा बेबुनियाद आरोप है। लोग तो केजरीवाल के बारे में भी कहते थे उन जैसा निष्पक्ष और इस तरीके का व्यक्ति नहीं है, लेकिन शराब घोटाले में जिस तरीके की सच्चाई सामने आई है उससे जनता को उनकी हकीकत समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं और अपनी कैपेसिटी में काम करती हैं और संविधान के प्रदत्त अधिकारों से ही वो काम करती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी जिसमें ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल सरकार पर आरोप लगा था और ऐसे 25-26 नेता थे जिनके पीछे ईडी लगाई थी और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो उनके चार्जशीट कर दिया। देखिए, इसका एक पक्ष नहीं है, इसके 2 पक्ष हैं। उसका पृष्ठभूमि क्या रही, उन पर कार्रवाई किस वजह से हुई और राजनीतिक निर्णय क्या लिया। इसलिए ऐसे बहुत लोग हैं जो बीजेपी में हैं, उन पर ईडी की कार्रवाई या एजेंसीज की कार्रवाई हुई, लेकिन उन पर मामले अभी भी लंबित हैं, सेटल नहीं हुए हैं। इसलिए ये आरोप बेबुनियाद है कि बीजेपी में आने से हमने उन पर कार्रवाई नहीं करी। तो नेताओं के उसमें तो ये काम कराना मतलब पानी और दबा दो, दबा के किसान के बेटे तो आवा है पानी की बाल्टी दो, बात मत कर रही है। बस हो गई भाई हम तो पानी खा जाएगा। देख लेंगे भारत माता की जय। जय।